एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हम फरवरी 2023 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने प्रादेशिक परिदृश्य को कंप्लीट कर लिया था। तो बीच के जो वीडियोस हमारे स्किप हुए हैं, जैसे राष्ट्रीय परिदृश्य वाला और अंतरिक्ष रक्षा प्रौद्योगिकी वाला, तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य को, यानी कि नेशनल न्यूज़ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की पहली खबर जो है हमारे गणतंत्र दिवस को लेकर के है, रिपब्लिक डे को लेकर के है। इसमें बहुत सारा दे रखा है, लेकिन इतनी सारी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगी, आप उसी को अंडरलाइन कीजिएगा और उसी को रिवाइज करना है आपको। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसके अंदर मुख्य अतिथि किनको बुलाया गया। तो इजिप्ट यानी कि मिस्र के राष्ट्रपति रहे हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। ये हमारे 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन आपसे बन सकता है। और इसके बारे में क्या बात है हमें ध्यान रखनी है कि ये अरब देश से पहले अरब देश नहीं, मिस्र से जो है वो पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको कि हमने इनवाइट किया है हमारे समारोह में। और मध्य पूर्व की बात करें तो 5वें नेता हैं, यानी मिडिल ईस्ट की अगर आप बात करें, मिडिल ईस्ट की, मध्य पूर्व की अगर बात करें, मध्य पूर्व देशों की बात करें, तो वहाँ से 5वें नेता हैं जिनको कि हमने बुलाया है। ठीक है, इससे पहले इजराइल के भी आप जानते हैं बेंजामिन नेतन्याहू को हम बुला चुके हैं, इनवाइट कर चुके हैं। तो ये ध्यान रखिएगा दोनों बातें। अब देखिए कि इसके अंदर और क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हमको देखने को मिली। पहली चीज़ तो ये कि इसमें जो भी परेड हुई है उसमें केवल मेड इन इंडिया हथियार प्रणालियाँ जो है उन्हीं का प्रदर्शन किया गया है। तो मेड इन इंडिया में आप देखिए अर्जुन टैंक है, नाग मिसाइल प्रणाली है, K9 वज्र होवित्जर तोप है, आकाश शस्त्र प्रणाली है। तो इन सब का प्रदर्शन इसके अंदर किया गया। तो ये सब मेड इन इंडिया है। आत्मनिर्भर भारत की इसमें थीम को ध्यान में रखते हुए मेड इन इंडिया जितने भी हमारे हथियार प्रणाली है उनको इस परेड के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो दोनों बातें आपको ध्यान रहेगी। पहला तो ये है कि इसके जो चीफ गेस्ट हैं वो कौन थे, और चीफ गेस्ट के बारे में भी एक चीज़ ये है कि भाई ये मिस्र से तो पहले राष्ट्रपति हैं और मध्य पूर्व से 5वें राष्ट्रपति हैं जिनको कि, या 5वें लीडर हैं, नेता हैं, उनको हमने यहाँ पर इनवाइट किया है। और अगर बात करें तो ये इसका थीम जो था इस बार का वो था आत्मनिर्भर भारत, और केवल मेड इन इंडिया जो हथियार प्रणालियाँ हैं उनका प्रदर्शन किया। और ये सब जो है मेड इन इंडिया ही है, आप पढ़ते ही हैं इनके बारे में। अब चलेंगे कि परेड के अंदर क्या क्या खास बातें जो है वो देखने को मिलती हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर इस बार पूछे कि राजस्थान की झांकी फर्स्ट स्थान पे थी, सेकंड स्थान पे थी, थर्ड पे थी, तो ऐसा आपको सबको गलत करना है, क्योंकि इस बार राजस्थान की झांकी इसके अंदर शामिल नहीं की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला आपको स्टार लगाना है कि इस बार परेड में प्रदर्शित राज्यों की झांकी में राजस्थान की झांकी शामिल नहीं की गई है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर इजिप्ट या मिस्र जो है उनके राष्ट्रपति को हमने इनवाइट किया है, तो वहाँ की जो सेना है या वहाँ की जो एक बटालियन है उसने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ परेड में कर्नल महमूद मोहम्मद अब्देल फताह अल खरासावी के नेतृत्व में मिस्र के सशस्त्र बलों का संयुक्त बैंड और मार्चिंग दल, जिसमें 144 सैनिक थे, विदेशी भागीदार के रूप में जो है वो शामिल हुए। तो यहाँ पर ये भी चीज़ थी। अब देखते हैं कुछ हमारे इंडियंस ने क्या क्या इसमें परेड के अंदर क्या विशेष चीज़ें थी। तो जो मोटरसाइकिल या बाइक के ऊपर जो हैरतअंगेज कारनामे करते हैं, तो उस सेना की सिग्नल कोर को जो लीड किया है, नेतृत्व प्रदान किया है, वो जोधपुर राजस्थान के लेफ्टिनेंट हैं डिम्पल भाटी, उन्होंने दिया है। फिर देखिए, हमारे यहाँ पर पहली बार जो गरुड़ कमांडो टीम है, वायुसेना की गरुड़ कमांडो जो टीम है वो पहली बार इसके अंदर शामिल हुई है, और उसका नेतृत्व पाली राजस्थान के स्क्वाड्रन लीडर प्रीतम सिंह जैतावत ने किया है। ये हम प्रादेशिक परिदृश्य में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर देखिए इसमें और क्या खास बात है। अब देखिए, ये मैंने आपको बता ही दिया कि राजस्थान की झांकी शामिल नहीं हुई है। तो जिन राज्यों की झांकी शामिल हुई है उसमें से सर्वश्रेष्ठ झांकी, सबसे बेस्ट किसकी थी, तो देखिए 17 राज्य टोटल जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था झांकियों में, और उत्तराखंड की जो झांकी थी उसको इसमें टॉप पे चुना गया, इसको फर्स्ट प्राइज़ मिला है एक तरीके से। दूसरे की बात करें तो महाराष्ट्र, और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। तो आप ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट कौन आया, तो फर्स्ट उत्तराखंड है। और देखिए इसके अंदर गणतंत्र दिवस का जो समारोह है उसी के हिस्से के रूप में मनाया जाता है भारत पर्व, और ये भारत पर्व 2016 से ही मनाया जा रहा है, लेकिन बीच में कोरोना के चलते इसको सेलिब्रेट नहीं किया गया। तो ये बनाया जाता है आपके 26 जनवरी के बाद, यानी 26 जनवरी से 31 जनवरी, यानी 6 दिन के लिए। देखिए 2016 में स्टार्ट किया गया और 6 दिन के लिए इसको मनाया जाता है। तो दोनों बातें आप इसके ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन 26 से 31 जनवरी 2023 को किया गया, और ये 2016 से स्टार्ट हुआ था। और इसमें ये सभी बातें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। यहाँ पर कुछ एक फैक्ट दिया हुआ है जो आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इन्फोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950। इसीलिए
अच्छा, एक ये है कि 26 नवंबर 1949 को ही जो हमारा संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसने इसको कंप्लीट कर लिया था और इसीलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। तो दोनों डेट्स आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। यह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का जो नामकरण है वो 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है। और अगर आपको याद हो तो प्रादेशिक परिदृश्य में हमने पढ़ा भी था, 2 शूरवीरों का नाम पढ़ा था जिनके नाम पर 2 द्वीप जो है वो अंडमान और निकोबार में रखे गए हैं, जो कि राजस्थान से संबंधित है। आप इन्हीं के नाम याद रखिएगा, क्योंकि 21 नाम याद रखना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस। अगर फ्रेंड्स आपको याद हो कि पहले भी ऐसा जो है नाम जो है वो चेंजेस हुए हैं। जो 2018 की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री की यात्रा थी अंडमान और निकोबार की, और उन्होंने वहाँ पर डिक्लेयर किया था कि वहाँ का जो रॉस द्वीप है, रॉस आइलैंड्स जो है, उसका नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा था। और अगर बात करें नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप की, तो इन दोनों का नाम बदल करके भी शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा गया था। तो ये द्वीपों का नाम बदल के और जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का नाम रख के हम उनको जो है एक सम्मान यहाँ पर देते हैं। अब देखिए कि जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नामकरण जो है परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर रखा गया है, और जो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है उसका भी नाम परमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखा गया है, और इस तरीके से 21 द्वीपों के नाम रखे गए हैं। आप देखिए कि ये जो है 23 जनवरी 2023, इसको हम क्या मनाते हैं? 23 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? तो इसको मनाते हैं पराक्रम दिवस। तो नेताजी की ये जयंती है, और इस बार ये डिक्लेयर किया गया था कि 126वीं जयंती के ऊपर, यानी कि इसको पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस पर जो है एक द्वीप का नाम इन्होंने रखा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनने वाले और नेताजी को समर्पित होने वाले राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी अनावरण किया है। ठीक है, तो ये है, और ये ध्यान रखिएगा कि जो है पराक्रम दिवस कब आता है, तो ये 23 जनवरी को आता है। और 21 द्वीपों में से 2 द्वीपों के नाम आपको स्पेशली ध्यान रखने हैं। तो 2 द्वीप कौन से हैं? एक तो है मेजर शैतान सिंह द्वीप, जिनका जो कि जोधपुर से थे, और दूसरे हैं पीरू सिंह शेखावत, जो कि झुंझुनू से थे, और ये दोनों ही इनको परमवीर चक्र से नवाजा गया था, और इनके नाम पर हमारे इन 21 द्वीपों का नाम रखा गया है। तो दोनों के नाम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये राजस्थान से रिलेटेड है, तो हो सकता है इन पे क्वेश्चन पूछे आपसे, या ये पूछ ले कि सबसे बड़े द्वीप का नाम किस परमवीर चक्र विजेता के नाम पे रखा गया है, तो वो हैं आपके सोमनाथ शर्मा। इन तीनों के नाम आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ देखिए एक छोटी सी खबर है कि मेघालय और नागालैंड और त्रिपुरा, यहाँ तीनों में विधानसभा चुनावों के लिए कार्यक्रम इलेक्शन कमीशन ने घोषित कर दिया है। तीनों में अगर बात करें विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो 60, तीनों में 60 सीट्स हैं। ठीक है, और इसके अंदर आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कितना है, क्योंकि वहाँ पर ट्राइबल एरिया है बेसिकली, तो वहाँ पर जो ट्राइब्स होती है उनको आरक्षण ज़्यादा है, और अलग अलग प्रकार की ट्राइब्स हैं वहाँ पर, इसलिए उनको आरक्षण की व्यवस्था है वहाँ पर। अब देखिए ये जो मतदान है, सॉरी ये जो इलेक्शन है, ये आपका स्टार्ट हो जाएगा 27 फरवरी से। तो 27 फरवरी से अगर हम बात करें तो मेघालय और नागालैंड में तो ये स्टार्ट हो ही जाएगा। त्रिपुरा की अगर बात करें तो 16 फेब से स्टार्ट होगा, 16 फरवरी से स्टार्ट होगा। तो 3 राज्यों के अंदर ये होगा, और एक ही चरण के अंदर इसको संपन्न कर दिया जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बाई इलेक्शंस भी होंगे, जिनको कि आप उपचुनाव कहते हैं। जब भी कोई सीट किसी भी कारण से खाली हो जाती है, चाहे मृत्यु हो, चाहे किसी और पोस्ट पर किसी लीडर का सिलेक्शन क्या कहते हैं एक तरीके से अपॉइंट होना हो, तो उन वजहों से जब सीट खाली होती है तो उसको हम उपचुनाव करवा करके फिल करते हैं, या बाई इलेक्शंस जिसको कहते हैं। तो 3 विधानसभा चुनाव के साथ में लक्षद्वीप में 1 संसदीय क्षेत्र, और अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल 1-1 तथा महाराष्ट्र के 2 विधानसभा क्षेत्रों की रिक्तियों को भरने के लिए भी उपचुनाव साथ में किए जाएंगे। ठीक है, तो इतना आपको याद नहीं रखना है, आप तो ये इसकी सीट्स याद रखिएगा, और ये देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पर अभी चुनाव होने हैं। तो मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के अंदर अभी चुनाव होने हैं, और अब इसको आप ट्रैक भी कीजिएगा, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो उसको ट्रैक करना जो है वो बनता है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है उच्चतम न्यायालय ने इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया में संशोधन किया है। तो देखिए इसमें उच्चतम न्यायालय ने क्या संशोधन किया है, तो 2018 का जो उनका आदेश था इच्छा मृत्यु को लेकर के, उसमें एक संशोधन ये है कि जब भी कोई बीमार व्यक्ति होता है, या जिसको कि मतलब लाइफ सपोर्ट पे ही वो जिंदा है काफ़ी सालों से, काफ़ी टाइम से, तो उसको जब लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाना होता है तो मजिस्ट्रेट की स्वीकृति अनिवार्य होती है। और आप जानते हैं कि इन चीज़ों में, इन प्रक्रियाओं में काफ़ी समय लग सकता है, तो इसीलिए जो
KM जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय जो न्यायाधीशों की संविधान पीठ है, उन्होंने कहा है कि अब जो दस्तावेज है, जो लिविंग बिल है, उस पर 2 साक्ष्यों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसमें अब मजिस्ट्रेट की स्वीकृति को अनिवार्य करने से जो है वो हटाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसका मेन क्रक्स निकल करके आता है कि उच्चतम न्यायालय ने वस्तुतः उस शर्त को हटा दिया है जिसमें गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को लाइफ सपोर्ट से हटाने के लिए मजिस्ट्रेट की स्वीकृति अनिवार्य थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है, भारत ने तैनात की UN मिशन में महिला शांति सैनिकों की सबसे बड़ी एकल इकाई। तो हालांकि इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट या विशेष फैक्ट नहीं है, बस एक जनरल नॉलेज के हिसाब से है कि यूनाइटेड नेशंस में जो पीस कीपिंग फोर्सेस होती हैं, जो शांति सेनाएं होती है, उसमें भारत सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा भागीदार है। सबसे ज़्यादा हमारे सैनिक वहाँ पर पीस कीपिंग फोर्सेस में जाते हैं। तो अब देखिए कि इसके अंदर 2007 से ही महिलाओं को भी भेजना स्टार्ट कर दिया था, 2007 से। और अभी जो है सबसे बड़ी एकल इकाई जो सिंगल यूनिट है अब तक की महिला शांति सैनिकों की, वो इस बार भेजी गई है। तो ये जो वर्क करेगी, ये आपके सूडान के अंदर जो अबेई क्षेत्र है वहाँ पर जो है इनको तैनात किया जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है अपना PAFF आतंकवादी संगठन घोषित। तो PAFF क्या है? तो ये है पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट है और इसको अभी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। ये जैश ए मोहम्मद जो संगठन है उसी का ही एक पार्ट है, छद्म संगठन है, शेडो ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसको जो है, इसको भी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। अब देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये किस लॉ के तहत, किस कानून के तहत ऐसा करती है कि किसी संगठन को या किसी व्यक्ति को आतंकवादी संगठन घोषित करना या आतंकवादी घोषित करना। तो इसके लिए जो है एक एक्ट है जिसका नाम है UAPA एक्ट। UAPA है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 में ये एक्ट आया था और इसके तहत किसी भी संगठन को जो है आतंकवादी संगठन घोषित किया जाता है या किसी व्यक्ति को जो है टेररिस्ट घोषित किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि जो हमारा गृह मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री है, उसने ऑलरेडी पाकिस्तान का जो लश्कर तैयबा का सहयोगी संगठन है TRF, जिसको हम बोलते हैं द रेजिडेंट फ्रंट, इसको भी प्रतिबंध किया है 5 जनवरी को। और इसके अलावा देखेंगे तो जो UAPA है यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, इसकी 4थी अनुसूची के तहत लश्कर तैयबा के सरगना है अरबाज अहमद मीर, इसको भी जो है आतंकवादी घोषित किया गया है। फिर देखिए यहाँ पर अलकायदा से संबंध रखने वाले कश्मीर मूल के एजाज अहमद अहंगर है, जिसको अबू उस्मान अल अश्मीरी नाम है जिसका, और लश्कर का कमांडर है मोहम्मद अमीन उर्फ अबू खुबैब, इसको भी आतंकवादी यहाँ पर घोषित किया गया है। फिर देखिए खालिस्तान का समर्थन करने वाला जो टाइगर फोर्स है उसका सहयोगी है जिसका नाम है अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला, इसको भी जो है आतंकवादी घोषित किया गया है। तो इतने सारे नाम तो नहीं ध्यान रहेंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है अभी किस संगठन को इन्होंने छद्म क्या कहते हैं उसको घोषित किया। तो यह है आपका पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट जो है, जो कि जैश ए मोहम्मद का एक छद्म संगठन है, उसको इन्होंने डिक्लेयर किया है एज एन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि यहाँ नाम तो बहुत सारे हैं, किस किस का नाम आप ध्यान रखेंगे और ऐसे जो है नेगेटिव इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो कम पूछे जाएंगे। फिर देखिए महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण हेतु सरकार ने लॉन्च किया है YouWin नाम का एक ऐप। तो अब देखिए ये कोई जैसे एक ऐप है, कोविन ऐप जैसे था हमारा जब हमने कोरोना के लिए टीकाकरण करवाए थे, तो उस समय कोविन ऐप हम यूज़ करते थे और इसी तरीके से क्योंकि वो बहुत सक्सेसफुल रहा तो YouWin ऐप बनाया गया है। और ये YouWin ऐप केवल महिलाओं और बच्चों की टीकाकरण यानी कि इनका जो इम्यूनाइजेशन होता है इसी का डिजिटल रिकॉर्ड रखेगा। तो इससे क्या होगा कि एक तरफ हमको एक डेटाबेस मिलेगा जिससे कि हमें पता रहे कि भाई कौन कौन से टीकाकरण जो है इन व्यक्तियों को दिए जा चुके हैं। तो ये डिजिटल रिकॉर्ड रखने में काफ़ी सहायता करेगा। और ये जो YouWin ऐप है ये एक तरीके से जो हमारा UIP है यानी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है हमारा सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, उसी का एक भाग है। और इसको 11 जनवरी 2023 से स्टार्ट किया गया है और 65 जिलों के अंदर इस कार्यक्रम की जो है वो शुरुआत की गई है। तो पूरे अभी इंडिया में इसको लॉन्च नहीं किया गया है, अभी जो 65 जिले हैं वहीं पर इसको लॉन्च किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख जो है उसको लॉन्च किया गया है। इसके बारे में हम जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें भी पढ़ चुके हैं। तो NCERT की तरफ से इसको लॉन्च किया गया है। देखते हैं इसमें क्या क्या फैक्ट्स हैं।
तो परख के बारे में क्या ध्यान रखें, सबसे पहली चीज़ तो इसका आप फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। फुल फॉर्म है इसका परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्योंकि आपसे हो सकता है कि ये दे करके पूछ ले कि यहाँ जो है एच का मतलब क्या है, के का मतलब क्या है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसको लॉन्च किया है एनसीईआरटी ने और भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन ये नियामक है। ठीक है, तो ये पहला इवैल्यूएशन रेगुलेटरी है आपके पास में जो कि एनसीईआरटी के द्वारा लॉन्च किया गया। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म जानते हैं हम, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और अब देखिए इसमें क्या होगा कि जितने भी हमारे मान्यता प्राप्त बोर्ड हैं, स्टेट बोर्ड हैं, जो सीबीएसई है, उनके छात्र जो हैं, उनके छात्रों के लिए मूल्यांकन, उनका जो इवैल्यूएशन है उसके लिए जो मानदंड हैं, जो भी पैरामीटर्स हैं, उनके जो मानक हैं और जो दिशा निर्देश हैं वो इसमें स्थापित किए जाएंगे। अब देखिए जो परख है इसकी घोषणा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई है और इसके तहत जो है छात्र मूल्यांकन के लिए स्टैंडर्ड सेटिंग निकाय के रूप में इसकी जो घोषणा है वो की गई है। और इसमें जो है क्या क्या किया जाएगा, यह अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन जैसे कि प्रोग्राम फॉर, अच्छा एक सेकंड, यह 3 प्रमुख मूल्यांकन क्षेत्रों में काम करेगा। कौन कौन से 3 क्षेत्र हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर मूल्यांकन, स्कूल आधारित आकलन और परीक्षा सुधार जो है वो शामिल है। तो मूल्यांकन के 3 इसके क्राइटेरियाज हैं। स्कूल आधारित ये जो है स्कूल बेसिस पर आकलन करेगा और परीक्षा जो सुधार है उसको लेकर के भी ये कार्य करेगा। तो सभी बच्चों का एक तरीके से देखिए यहाँ पर जो है हर स्कूल का जो डेटाबेस है वो इसके अंदर इंक्लूड रहेगा। तो जो कहाँ किस क्षेत्र में रिफॉर्म्स करने हैं उसको करने में इनमें काफ़ी सहयोग मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन जैसे आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की से इसके स्कूल्स से या उससे अगर हमको टक्कर लेनी होती है या उससे कंपेयर करना होता है, एक तरीके से टक्कर भी नहीं कहेंगे, कंपेयर करना होता है, तो कुछ डेटाज हमारे पास में होने चाहिए। तो वो डेटा अब आपको इसी जो परख नाम का जो हमारा पोर्टल लॉन्च करेंगे उसी में ही ये डेटाज मिल जाएंगे। और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं जिस पर हम इंटरनेशनल अपना कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स एंड साइंस स्टडी, प्रोग्रेस इन इंटरनेशनल रीडिंग लिटरेसी स्टडी। इन सब में भारत की भागीदारी का प्रबंधन भी जो है, मैनेजमेंट भी जो है इस ऐप के द्वारा या इस परख नाम के जो पोर्टल है उसके द्वारा किया जा सकेगा। तो ये जो अथॉरिटी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसको लॉन्च किया है एनसीईआरटी ने और भारत में पहली बार इस प्रकार की रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो लॉन्च की गई है। ये मूल्यांकन नियामक है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट है हमारा भारत को मिला एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व। तो अब देखिए इसके अंदर जो एशियाई प्रशांत डाक संघ है इसका नेतृत्व पहली बार किसी भारतीय को मतलब पहली बार भारत को मिला है। तो भारत की तरफ से जो डाक सेवा बोर्ड के पूर्व सदस्य रहे हैं डॉक्टर विनय प्रकाश, इनको 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए यहाँ अपॉइंट किया गया है। ये महासचिव के पद पर यहाँ पर कार्य करेंगे। अब ये जो एशियाई प्रशांत डाक संघ है इसका जो मुख्यालय है ये आपका बैंकॉक थाईलैंड के अंदर है। तो वहाँ पर ये कार्य करेंगे। यहाँ पर ये जो APPU है यानी कि एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन है, इसमें 32 सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय जो है बैंकॉक थाईलैंड में है। और एक ये अंतर सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी हमको ध्यान रखना है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो चुनाव हुआ है, इनका जो अपॉइंटमेंट है ये बाकायदा उसमें जो है इलेक्शन हुआ था, चुनाव हुए थे और उसके अंदर जो है इंडिया को ये सीट मिली है और इंडिया की तरफ से डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह इस पद पर जाएंगे। अब देखिए APPU जो है इस क्षेत्र में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का एकमात्र सीमांकित संघ है जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका लक्ष्य डाक सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने और सदस्य देशों के बीच डाक संबंधी जो है विस्तार सुविधा देना और सुधार करना इसका कार्य है। तो सिंपल सी चीज़ें हैं। APPU का भी नेतृत्व किसको मिला है, भारत को देखो कई नेतृत्व मिल रहे हैं, G20 का भी मिला है, APPU का भी मिला है। तो इसके अंदर डॉक्टर प्रकाश सिंह जो है वो विनय प्रकाश सिंह है वो हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। यह है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है। इसको अभी स्टार्ट किया है 7 जनवरी 2023 से।
अब देखिए जो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम है इसको 2018 के अंदर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की तर्ज पर ही स्टार्ट किया गया। 2018 के अंदर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम यानी कि जिला कार्यक्रम शुरुआत किया गया था, जिसमें कि 112 जिलों को शामिल किया गया था। अभी इसको जो है ब्लॉक्स के अंदर शामिल किया गया है, ब्लॉक्स के लिए लॉन्च किया गया है। तो 500 से ज़्यादा जो ब्लॉक हैं, ब्लॉक स्तर है, वहाँ पर इसको लॉन्च किया जाएगा। और यहाँ पर जो ये ब्लॉक है, यहाँ पर नागरिकों के ईज़ ऑफ लिविंग में सुधार के लिए ये कार्य करेगा। तो ये प्रोग्राम है और इसको बजट के अंदर अभी घोषित किया गया था। 2022-23 का जब अभी बजट आया तो उन्होंने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के विस्तार के रूप में कि भाई इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाया जाए, तो आप ब्लॉक स्तर पर भी इस प्रकार से कार्य करें कि एस्पायरेशनल ब्लॉक्स बनाए जाए, जहाँ पर कि जो भी नीडेड कार्यक्रम है उनको किया जाए। फिर देखिए कि यहाँ पर एक फैक्ट और दे रखा है, ये उसमें ये कहा है कि उदयपुर के कलेक्टर हैं ताराचंद मीना, उनकी एक पहल थी जिसका नाम था मिशन कोटड़ा, और जो कि केंद्र सरकार के एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के लगभग समरूप है, उसके सिमिलर ही उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। और इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को भेजी गई थी। और एबीपी कार्यक्रम में विभिन्न मानकों पर आवश्यकता वाले ब्लॉक के तहत उदयपुर जिला के खेरवाड़ा ब्लॉक का चयन भी किया गया है। तो उदयपुर का खेरवाड़ा ब्लॉक चयनित है और ये जो मिशन कोटड़ा जो है उससे थोड़ा सा समरूप यानी कि एक मेल खाता हुआ एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम है। तो ये ताराचंद मीना यहाँ के कलेक्टर हैं, तो उन्होंने इसको जो है इस प्रोग्राम को वहाँ पर स्टार्ट किया था, जो कि अपने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम से काफ़ी मिलता जुलता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये है आपका एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट अभी जारी की गई है। और इसको जो है शिक्षा के क्षेत्र में एक ही एनजीओ है, आपको नाम पता ही होगा, प्रथम नाम का एनजीओ है। इसी की रिपोर्ट पे ज़्यादा जो है क्वेश्चंस भी बनते हैं। प्रथम रिपोर्ट ने अपनी एक रिपोर्ट भेजी है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जिसको भी हम असर रिपोर्ट भी कहते हैं, ASER। यूपीएससी के एस्पिरेंट है वो सब जान गए होंगे, असर रिपोर्ट हम कई बार पढ़ते हैं। तो इसको 18 जनवरी 2023 को जारी किया गया है और प्रथम फाउंडेशन की ओर से पहले 2018 में असर रिपोर्ट जारी की गई थी। 2018 के बाद अभी 2023 में ही इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। अब देखिए कुछ आंकड़े देगा, सभी आंकड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन से आंकड़े इंपॉर्टेंट है? तो जब भी आप कोई क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो उसमें थोड़ा वजन रहे, इसीलिए हम इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को आपको पढ़ना है। अब देखिए इसमें नामांकन के आंकड़े हैं कि भाई कितने बच्चे एनरोल हो रहे हैं, सरकारी स्कूलों में कितने बच्चे आ रहे हैं, लड़कियां कितनी एनरोल हो रही हैं, यही बेसिक आंकड़े होते हैं जो दिए जाते हैं। सबसे पहले देखिए 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनका जो एनरोलमेंट है, नामांकन है, वो 2018 की तुलना में इस साल बढ़ा है। ऑब्वियसली बात है, बढ़ेगा ही। तो 97 से ये 98% बढ़ गया है 2022 में। सरकारी स्कूलों की बात करें तो पहले 2018 में 65% बच्चे वहाँ पर एनरोल हुए थे और अभी वो बढ़ करके 72% हो गए हैं। अगर बात करें लड़कियों की तो 11 से 14 वर्ष की आयु में स्कूल नहीं जाने वाली जो लड़कियां हैं उनकी संख्या में भी कमी आई है, क्योंकि गर्ल एजुकेशन के ऊपर सरकार का काफ़ी दबाव है या कहें जोर है, तो इसीलिए यहाँ पर इनरोलमेंट गर्ल्स का भी बढ़ा है। 2018 में ऐसी लड़कियों की संख्या में 4% की तुलना में इस बार 2% की कमी आई है। तो ये एक और डेटा हो गया गर्ल एजुकेशन को लेकर के। उत्तर प्रदेश को छोड़कर के सभी प्रदेशों में सभी राज्यों के अंदर जो है वो गर्ल एजुकेशन को लेकर के बढ़त देखने को मिली है। अगर शुल्क दे करके जो ट्यूशन्स पढ़ते हैं बच्चे, तो उसमें अगर बात करें तो 1 से 8 साल तक के जो बच्चे हैं वो 26% से अभी उनमें बढ़ करके 30% ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने निजी शुल्क दे करके जो पढ़ाई कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है, दक्षिण अफ्रीका से 100 चीतों को लाने के लिए एक समझौता किया गया है। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि जो कूनो नेशनल पार्क है जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, उसके अंदर नामीबिया से पहले 8 चीते लाए गए थे। नामीबिया से 8 चीतों को पहले से ही उनको जो है ट्रांसलोकेट किया गया था और अभी दक्षिण अफ्रीका से भी 100 चीते लाने की बात की गई है ताकि इनकी आबादी को मेंटेन किया जा सके। तो आप देखिए कि पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार आगामी 8 से 10 वर्षों में प्रति वर्ष यानी हर साल 12 चीते भेजने की योजना है ताकि चीतों की आबादी को सुरक्षित तरीके से स्थापित करने में मदद मिल सके। तो पहले हम नामीबिया से ऑलरेडी ला चुके हैं और अभी कहाँ से लाया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका से 100 या उससे ज़्यादा चीते लाने की बात की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल और आज का इसमें जो बड़े आर्टिकल्स है उसमें लास्ट आर्टिकल है, नालंदा में खोजे गए 1200 वर्ष पुराने 2 स्तूप। आप जानते हैं नालंदा एक विश्व धरोहर भी है, बिहार के अंदर ये सिचुएटेड है और यहाँ पर एक ज़माने में जो है पूरे वर्ल्ड से जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ने के लिए आया करते थे। तो अभी यहाँ पर 2 लघु टीलों की भी जो है खोज की गई है, लघु स्तूपों की खोज की गई है। तो ये जो लघु स्तूप हैं
जिनको टीला में नहीं कहना चाहिए, स्तूप कहना चाहिए। स्तूप में जहाँ पर कि भगवान बुद्ध की आकृतियाँ या भगवान बुद्ध के अवशेष होते हैं वो स्तूप होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये लघु स्तूप जो है भगवान बुद्ध की आकृतियों को दर्शाते हैं। और ये ASI जो है हमारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है उन्होंने इसको जो है खोजा है। और तो इसमें क्या है, सराय टीला नाम की जो जगह है नालंदा महाविहार में, वहाँ उस परिसर में इनको फाइंड आउट किया गया है। अब चलते हैं हमारे जो आजकल जो एक नया है कि शॉर्ट न्यूज़ भी यहीं साथ में दी जाती है, तो एक बार शॉर्ट न्यूज़ को देख लेते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कुछ शॉर्ट न्यूज़ देख लेते हैं। सेकंड नंबर की देखिए कि जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च सेंटर, ये बेंगलुरु का है और इसने जो है अभी हाल ही में इसके जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने उद्योग संगत नाइट्राइट सेमीकंडक्टर्स के साथ मस्तिष्क जैसी गणना करने वाली या कंप्यूटिंग करने के लिए कृत्रिम सिनैप्स जो है वो विकसित की है। तो ये संस्था का नाम ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, जो कि बेंगलुरु में है। उसने इस प्रकार की जो है मस्तिष्क के समान गणना करने वाली जो कंप्यूटिंग करने वाली जो कृत्रिम सिनैप्स है उसका विकास किया है। फिर देखिए अभी परीक्षा पे चर्चा हुई थी और ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है छात्र और अभिभावक और शिक्षकों के लिए है कि परीक्षा से संबंधित जो भी चीज़ें होती है वो उन्होंने वहाँ पर डिस्कस की थी। इसी को लेकर के एक और इसके अंदर चीज़ है, एक और फैक्ट है, वो भी हम यहीं पर पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो है यहाँ पर कहाँ गया, एक मिनट, हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जो है उन्होंने अपनी पुस्तक का एक अंश यहाँ पर बताया है बच्चों को कि योर एग्ज़ाम योर मेथड, यू चूज़ योर ओन स्टाइल। ठीक है, ये तो हम कई बार कहते हैं कि जब कोई सेलेक्टेड इंसान होता है तो सिर्फ उसी की चीज़ों को फॉलो नहीं करना चाहिए, अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी चाहिए। उसको देख करके बना सकते हैं लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी चाहिए। कहने का मतलब है कि फॉलो करें लेकिन अब दिमाग जो है वो अपना लगाना चाहिए। तो योर एग्ज़ाम योर मेथड चूज़ योर ओन स्टाइल शीर्षक जो है प्रधानमंत्री की किस पुस्तक का अंश है, तो ये एग्ज़ाम वॉरियर्स का अंश है। अब देखिए कि जो आयुष मंत्रालय है उसने भारत में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल, जो मेडिकल टूरिज्म होता है, उसको बढ़ावा देने के लिए किसके साथ में अभी MOU किया है, तो भारतीय पर्यटन जो निगम है उसके साथ में MOU किया है। किसने? आयुष मंत्रालय ने। ताकि आप जानते हैं कि आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट लेने के लिए जो है विदेशी वगैरह आते हैं, हिंदुस्तान के भी कई लोग जो हैं वो जाते हैं। हम केरला गए थे तो वहाँ पर भी हमने देखा था कि आयुर्वेदिक जो ये ट्रीटमेंट्स होते हैं वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है। तो इसको हम एक तरीके से जो है क्या कहें, इसको मेडिकल टूरिज्म के लिए भी यहाँ पर लोग आते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने भारत पर्यटन विकास निगम से MOU साइन किया है। फिर देखिए कि जो लोकसभा अध्यक्ष हैं हमारे ओम बिरला, उनके नेतृत्व में भारतीय संसद का प्रतिनिधि मंडल जो है वो दक्षिण अफ्रीका के किन 2 देशों पर गया है, तो वहाँ पर ही केनिया और जो तंजानिया है वहाँ पर इन्होंने यात्रा की है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति हब कॉन्क्लेव जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो इसका आयोजन आपके मुंबई के अंदर किया गया है। लक्षद्वीप के एक राष्ट्रवादी नेता हैं जिनको अभी हाल ही में अयोग्य लोकसभा सदस्य में अयोग्य घोषित किया गया, उनका नाम है मोहम्मद फैजल। फिर देखिए प्रधानमंत्री ने किन स्थानों को जोड़ने वाली 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को अभी हाल ही में हरी झंडी दी है, तो ये सिकंदराबाद को विशाखापट्टनम से जोड़ती है और इसको अभी हरी झंडी दी गई है। नॉर्थ ईस्ट का या पूर्वोत्तर के किस राज्य में महिला जो कर्मचारी है उनको दूसरा बच्चा पैदा करने पर वेतन वृद्धि दी जाएगी, तीसरा बच्चा पैदा करने पर और जो है और भी वेतन वृद्धि दी जाएगी, तो ये सिक्किम का राज्य है जहाँ पर ये किया गया है कि महिलाओं को और बच्चे पैदा करने के लिए वहाँ पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। गुजरात का जो राजकोट है वहाँ पर एक गांव है वागुदात गांव, और वहाँ पर एक न्यारी नदी पर बनने वाला एक चेक डैम है जिसका नाम प्रधानमंत्री की जो माताजी हैं हीराबा, उनके नाम पर रखा गया है। किस राज्य सरकार ने अपने सभी जिलों में जाति गणना जो है सभी जिलों के अंदर जाति गणना को स्टार्ट किया गया, तो बिहार है जहाँ पर जातिगत जनगणना की जाएगी। असम राज्य के 4 नवगठित जिले हैं, इनको वापस से पुराने जिलों के अंदर ही विलय किया जाएगा। वो 4 जिले कौन कौन से हैं, तो वो है विश्वनाथ, होजाई, बजाली और तमुलपुर। फिर देखिए कि उत्तरी कर्नाटक के 5 जिलों में एक घुमंतू जनजाति है जिसके 50,000 से अधिक सदस्यों के लिए जमीन का मालिकाना हक देने वाली हक्कु पत्र वितरण अभियान को स्टार्ट किया गया है। तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। अब ये जनजाति कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आई थिंक इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो सकता है, वो है लंबानी जनजाति। तो कर्नाटक में इस जनजाति के लिए ये कार्य किया गया है। प्रधानमंत्री पर एक BBC ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसको हाल ही में बैन कर दिया है भारत में। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। फिर देखिए नेक्स्ट है सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का आयोजन 18 से 28 जनवरी को कहाँ किया जाएगा, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। तो देखिए इसका आयोजन बस्ती उत्तर प्रदेश में किया जाएगा।
फिर देखिए संस्कृति मंत्रालय ने नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में एयर इंडिया की कलाकृतियों के किस बहुमूल्य संग्रह को रखा है, जिसके लिए 18 जनवरी को एक MOU किया गया था। तो ये महाराजा संग्रह है, जिसको कि जो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा है वहाँ पर रखा गया है। अब देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, G20 में भारत की अध्यक्षता के तहत पहली स्वास्थ्य समूह की बैठक, फर्स्ट हेल्थ वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो उसका आयोजन केरला के तिरुवनंतपुरम में किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जो है राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने झारखंड में एक योजना है जिसका सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा करने पर 200 जनजातीय महिलाओं को सम्मानित किया है, और वो जो योजना है उसका नाम है ग्रामीण उद्यमी योजना। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि बहुत रीजनल न्यूज़ है ये। योर एग्जाम, ये तो मैंने बता दिया आपको। फिर देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान के मार्जिन पोलो कॉम्प्लेक्स में घोड़े पर सवार एक पोलो खिलाड़ी की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया है, तो ये ईस्ट इम्फाल में मणिपुर के अंदर इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उन्होंने कोलकाता के जोका में स्थित राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता और गुणवत्ता केंद्र का नाम बदलकर क्या किया है, तो उसका नाम बदल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय पेयजल और स्वच्छता संस्थान रखा है। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोलकाता के लिए जो ये न्यूज़ है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए कोलकाता जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को स्टार्ट किया गया है और वो हावड़ा से नई जलपाईगुड़ी तक जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये एग्जाम में आ सकता है। अब देखिए 5 जजों की जो संवैधानिक बेंच है उन्होंने 4-1 से अपने बहुमत से कहा है कि नोटबंदी का जो फैसला था, डीमोनेटाइजेशन का जो डिसीजन था वो सही था, एकदम सही था। तो आप यहाँ पर तो बहुत सिंपल सी बात उन्होंने पूछी है कि 2016 में कौन से नोटों को बंद किया गया था, कौन से नोट जो हैं वो डिमोनेटाइज हुए थे, तो 500 और 1000 के नोट हुए थे, सबका लॉस हुआ था, तो पता ही है कौन सा नोट डिमोनेटाइज हुआ था। फिर देखिए ये वृद्धि वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको काट दीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री जो है उन्होंने देश के 6ठे केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी है, तो कहाँ पे रखी है, कर्नाटका के देवनहल्ली के अंदर रखी है। लास्ट देखिए मोबाइल प्रीमियर लीग द्वारा जारी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य के लोग ऑनलाइन गेम खेलने में देश में सबसे ज़्यादा आगे हैं, तो यहाँ पर देखिए कि उत्तर प्रदेश जो है उसके लोग जो है काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन गेमिंग पर जो है वो खेलते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने राष्ट्रीय परिदृश्य को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वाले जो वीडियो होगा उसमें हम अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी को पढ़ेंगे, और हो सका तो आज मैं इसकी PDF अपलोड कर दूंगी ताकि आप लोगों के लिए ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आज आपको इसकी PDF मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।